जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आगे की बात करेंगे, जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे की बात। तो अगर देखें उसके आगे की बात, तो मैं आपको वहां पर क्या क्या चीज़ें बताया था। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बता दिया था। एक जो फार्मूला आया था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी ME/RE का स्क्वायर, ये चीज़ें बता दिया था। और आज मैं आगे इससे आगे की बात करने वाला हूँ। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं तो आपके पास दो चीज़ें आई थी, एक गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी आया था, और दूसरी तरफ जो आया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सीधे मैं उसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक ना, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल जी से दिखाते हैं। तो इन दोनों में अगर हम लोग अंतर की बात कर लेते हैं, अंतर क्या होता है, तो पहली बात तो इनमें डेफिनेशन का अंतर हो जाता है। पहला जो अंतर होगा, डेफिनेशन क्या होता है, पृथ्वी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पहला हम लोग क्या यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। और दूसरा इसकी बात करेंगे तो यह न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में एक गुरुत्वाकर्षण नियम में एक नियतांक होता है, वहाँ से इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। दूसरी चीज़ बात करेंगे, जो स्मॉल जी का मान होता है, अलग अलग मतलब जगह बदल जाने पर इसका मान भी बदल जाता है। तो इसका मान क्या लिखेंगे कि स्थान के अनुसार होता है, ठीक ना, स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग नॉर्मली अगर पृथ्वी की बात कर लेते हैं, तो अगर हमारी ये पृथ्वी है तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर जी का मान, और दूसरा ये हमारा विषुवतीय तल होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल जी की बात करते हैं कि इसका मान कितना होता है। तो जो ध्रुव पर जी का मान होता है वो अधिक होता है इन विषुवतों की अपेक्षा, ठीक है। तो अब पृथ्वी पर भी अलग अलग हो गया, लेकिन जो ये आपका कैपिटल जी का वैल्यू है, ये पूरी पृथ्वी पर या फिर पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, नियत होता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, नियत होता है। इसका वैल्यू नहीं बदलता, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो ये जो आपका स्मॉल जी होता है, ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण, ये जो होती है सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो आपका ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका जो वैल्यू ये अदिश राशि होती है, इसे दिखाने के लिए इसकी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगले अगर अंतर की हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें चौथा जो अंतर है, उस अंतर की बात करें तो इसमें अंतर क्या हो जाता है, एक इसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला इसका आप मात्रक का भी दे सकते हैं, दोनों के मात्रक अलग होते हैं, वैल्यू अलग होती हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक ना, ये इसका वैल्यू आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान सकते हैं, इसमें अंतर है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो आई होप कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और एक क्षण के लिए मैं आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बता देता हूँ, ताकि वो क्लियर हो जाए। तो चंद्रमा पर जो वस्तु का भार होता है, उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ की कल्पना कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उसको ज्ञात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग आगे बात करते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है द्रव्यमान और भार में। एक तरफ मैं ले लेता हूँ द्रव्यमान को और दूसरी तरफ जो ले लेता हूँ भार को, ठीक। देखो जो भार होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित उसका जो मात्रा का परिमाण होता है, बस मेरी किसी वस्तु में उपस्थित परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं, लेकिन जो भार होता है, भार किसे कहते हैं, तो उसकी अगर बात करें हम लोग, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है,
अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं, उसे भार कहते हैं। ठीक ना। तो जिस बल से अगर खींचेगी उसे क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये पहला अंतर समझ में आ गया होगा। अगर दूसरे अंतर की बात करें, जो द्रव्यमान का वैल्यू होता है पूरे मतलब कहीं पर भी इसका वैल्यू बदलता नहीं है, इसका वैल्यू कैसा होता है, नियत होता है। लेकिन जो भार होता है वो जगह जगह पर इसका मान क्या हो जाता है, बदलता रहता है, इसका मान बदलता है। ठीक ना। जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पर हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये किसी भी जगह के लिए इसका वैल्यू निश्चित होता है, भार का भी वैल्यू किसी एक निश्चित जगह के लिए स्थित होता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा भार अभी जितना भी हो, ठीक ना, मान लेते हैं मेरा भार ए है, तो ए भी रहेगा। लेकिन अगर मैं चंद्रमा पर चला जाऊँगा तो मेरा भार बदल जाता है, मेरा भार बदल जाएगा। फिर अगर मैं चंद्रमा से यहाँ पर आऊँगा तो मेरा भार सेम रहेगा। बात समझ आ रही? तो किसी निश्चित जगह के लिए भार का जो वैल्यू होता है वो वही रहता है। ठीक ना। भार निश्चित जगह के लिए, जैसे यहाँ पर हूँ, लेकिन अलग अलग जगह के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है इसका वैल्यू कहीं पर भी जाएंगे उतना ही रहता है, नियत रहता है। और तीसरे अगर अंतर की बात करेंगे, जो द्रव्यमान है वो आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान, और जो भार होता है वो कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। क्योंकि भार एक प्रकार का बल होता है, अगर एक प्रकार का बल है या जिसे गुरुत्व बल कहते हैं, तो अगर ये बल है तो बल सदिश राशि है। बल किससे बनता है, द्रव्यमान और त्वरण से, तो वहाँ पे जो त्वरण है वो भी सदिश राशि है। बात सुना रही है? तो ये जो भार होगा ये कौन सी राशि होगा, सदिश राशि। अगला अगर हम लोग इसमें अंतर की बात कर लेते हैं कि एक और अंतर क्या होता है, तो जो द्रव्यमान होता है, ठीक ना, इसे हम लोग भौतिक तुला से प्राप्त करते हैं। कौन सी तुला से प्राप्त करते हैं, भौतिक तुला से। और जो भार होता है इसे हम लोग कमानीदार तुला से प्राप्त करते हैं, कमानीदार तुला से प्राप्त करते हैं। ठीक ना। कमानीदार तुला से अगर प्राप्त करेंगे तो वो भार प्राप्त किया जा सकता है, और भौतिक तुला से प्राप्त करेंगे तो द्रव्यमान। अच्छा, कहीं कहीं पर भार को द्रव्यमान के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे अगर किसी निश्चित जगह की बात करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु का कोई भार जितना भी हो निश्चित जगह के लिए, ठीक है, किसी निश्चित जगह के लिए भार का जो वैल्यू होता है बदलता नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर जो भार होता है उसे द्रव्यमान के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये द्रव्यमान और भार में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसकी गणना कैसे करेंगे, एक सूत्र की व्युत्पत्ति के द्वारा देख लेते हैं तो चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इतना तो काफ़ी होगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे की बात करते हैं तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार, ठीक ना, वेट ऑन मून। अगर मैं मान लेता हूँ चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है, दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। और पहली कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, किसी को ले सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इसी को चंद्रमा मान लेता हूँ, मून मान लेता हूँ, और इसको मैं अर्थ मान लेता हूँ, ठीक ना। तो ये इसका केंद्र मान लेते हैं, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो आर होती है, और जो चंद्रमा की त्रिज्या मान लेते हैं वो RM है, ठीक ना। इसके द्रव्यमान को कैपिटल M मान लेते हैं, और पृथ्वी के द्रव्यमान को ME मान लेते हैं। ये बात समझ रही। और एक छोटा सा पिंड है जो समान यहाँ पर इसके सतह पर रखा गया है, और एक पिंड इसके सतह पर रखा गया है। इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं। मतलब जो ये पिंड है ये एक ही पिंड है, एक बार पृथ्वी पर है और एक बार चंद्रमा पर, लेकिन शर्त अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे भार की, तो भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे भार कहते हैं। तो जो इस बल से खींचेगी वो बल तो गुरुत्वीय बल कहलाता है। सेम कंडीशन चंद्रमा पर भी होगा, अगर चंद्रमा भी किसी वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से खींचेगा तो वो उसका भार कहा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा पर भार, ठीक ना, चंद्रमा पर भार, अगर भार की बात करेंगे तो बताइए दो पिंड हो जा रहे हैं, एक चंद्रमा और वो दूसरा वाला पिंड। तो जब दो पिंड हो जाते हैं तो आपको पता है कि दो पिंडों के बीच में अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से ज्ञात करते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से अगर ज्ञात करेंगे तो इसे हम लोग कितना मान लेते हैं, WM मान लेते हैं, जो चंद्रमा पर भार है। तो अगर WM मान लें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या कहलाता है, दोनों पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल है
दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर भार की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल जी होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में स्मॉल एम होगा और अपान में आर एम का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बात समझ में आ रही? तो ये क्या हो गया, चंद्रमा पर भार आ गया। सेकेंड कंडीशन, और सेम इसी नियम से बात करते हैं कि पृथ्वी पर भार कितना होगा। पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर किसका भार, पिंड का भार है, वस्तु का भार है। ठीक है, मैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। पृथ्वी पर भार, अगर पृथ्वी की भार पर बात करेंगे तो पृथ्वी का भार हम लोग WE मान लेते हैं। और अगर WE मान लेते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा WE बराबर में वो कितना हो जाएगा, कैपिटल G M और अपान में RE का स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है समीकरण नंबर 2। हमारे पास अब 2 समीकरण आ चुके हैं और मैं क्या करता हूँ, दोनों समीकरणों को भाग दे देता हूँ। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर अगर हम लोग भाग देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा हमारा WM बटा में WE हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, WM का वैल्यू ऊपर रख देंगे को कैपिटल G MM इंटू में M अपान में RM का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, कैपिटल G MEM और अपान में RE का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार की कंपाउंड भिन्न आती है, ठीक ना, तो इसका जो सबसे नीचे वाला गुणा होता है इसका सबसे ऊपर वाले में गुणा होता है, जो बीच वाले का गुणा बीच में होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो WM बटा में कितना हो जाएगा, WE इज इक्वल टू, इसको अगर देखें तो कैपिटल G MM इंटू में M गुणा में RE का स्क्वायर और अपान में RM का स्क्वायर गुणा में कैपिटल G ME इंटू में M। ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी कट जा रही हैं, स्मॉल m से स्मॉल m खत्म और कैपिटल G से कैपिटल G खत्म। जो वैल्यू बच गई है WM अपान में WE इज इक्वल टू MM इंटू में RE का स्क्वायर और अपान में RM का स्क्वायर गुणा में ME। ठीक ना, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं और इन सब का मान जो है वो हमें पता है कितना होता है। ये आपका चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग होगा, यहाँ पे चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग होगा और यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। तो अगर इन सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। बस मैं अगर चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना होता है, 7.36 गुणा में 10 की घात में 22 होता है। और पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे तो कितना होता है, 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 और इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ अपान में। अब जो चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.74 गुणा में 10 की घात में 6 का स्क्वायर हो जाएगा गुणा में पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा में 10 की घात में 24 होता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम इतना वैल्यू रख दिए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 7.36 गुणा में 10 की घात में 22 गुणा में, देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, एक चीज़ करेंगे 10 की घात 22 से 10 की घात 24 काटेंगे तो 10 की घात में 2 बचेगा। ये बात समझ आ रही है? अगर ये 10 की घात 2 बच गया, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 7.36 हो गया और ये 6.4 गुणा में 6.4 होगा और इसका स्क्वायर होगा तो 6 का घात में 12 हो जाएगा, 10 की घात में 12 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.74 गुणा में 1.74 गुणा में 10 की घात में 12 गुणा में 6 गुणा में 10 की घात में 2, 10 की घात 12 से 10 की घात 12 कटा। ठीक ना, अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू लगभग 1/6 की आती है। ठीक ना, और इधर हमारा क्या आ जाता है, WM बटा में WE वैल्यू आ जाता है। ये हम तुलना कर रहे हैं और पृथ्वी पर वस्तु के भार के और चंद्रमा पर वस्तु के भार के। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, WM बराबर में WE अपान में 6 आ जाएगा 6। मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाएगा। जैसे नॉर्मली अगर मैं मान लेता हूँ कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है वो 60 न्यूटन है। ठीक ना, पृथ्वी पर जो भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो कितना होगा, WE अपान में 6। तो WE का वैल्यू 60 रखेंगे अपान में 6 तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर वस्तु के भार
और द्रव्यमान पर वस्तु के भार में कितना बड़ा बिग डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा कैसे हम चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार को कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर, गुरुत्वीय द्रव्यमान और भार में अंतर, और साथ ही साथ चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, दाब की बात करेंगे, दाब के साथ साथ तरल में दाब की बात करेंगे, और उत्प्लावकता के साथ घनत्व के बाद हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी देखेंगे, और इसके बाद हमारा ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आया, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।